आज की क्लास में छोटी मोटी दो तीन एडजस्टमेंट्स बचती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को पूरा करेंगे, ये चैप्टर खत्म। सारी एडजस्टमेंट्स ऐसा कंसेप्ट आर रिलेटेड वो खत्म हो जाएगा। तो फिर करूंगा मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने विद एडजस्टमेंट्स फुल फोर्स में। देखिए कैसे। ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स है, और द हेडिंग वेरी क्लियरली सेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिखता है। क्या बोला गया आपसे यहाँ पर कि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है ऐसे। रिजर्व सरप्लस इसी तरह से दिख रहा है आप लोगों को। रिजर्व सरप्लस ऐसे दिखने का मतलब क्या होता है कि भाई पिछले साल आपका और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 50, मतलब कुल मिलाकर 50,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, ये था। डेटर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख से 2 लाख। और प्रोविजन कितना हो गया, 10 से बढ़कर कितना हो गया, 20,000 हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स में और प्रपोज डिविडेंड में आप डिफरेंस नहीं लेके चलते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं। तो ये डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इस साल आपने और प्रोविजन बनाया। कितने का प्रोविजन बनाया, 10,000 का। प्रोविजन कहाँ से बनता है, प्रॉफिट निकाल कर बनता है, तो प्रॉफिट से निकाला। तो जब मैं इसे ठीक करूंगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केस ये है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ऑल द डेटर्स आर नॉट गुड। भाई ऑल द डेटर्स आर गुड ही नहीं होते, पहले तो बात है। होता है क्या, क्या सभी डेटर्स गुड होते हैं? डेटर का गुड होना इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन है। कुछ भी नहीं बोला ऐसा। तो मैं ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह लेके चलूंगा इसको। डेटर इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, तो माइनस होगी वाली फिगर। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये कहाँ जाएगा? नहीं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं, ये जुड़ेगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह। ये ऑपरेटिंग तो होता है लेकिन नॉन कैश होता है, इसलिए वहां ऐड कर देंगे। सो सी द सोल्यूशन। यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या दिखा आपके पास यहाँ पर। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में कितना जोड़ दिया आपने यहाँ पर, 10,000 जोड़ दिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट आ गया। इंक्रीज इन सन्ट्री एसेट्स की तरह काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? If no other information given the debtors means all the debtors are not good, hence provision for doubtful debt will be considered as an ordinary current liability. ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन ये हमारे क्या हो रही है, प्रॉफिट से निकल कर बनी ना। मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को उसने क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा, उसे मैंने ऐड बैक कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नॉन कैश आइटम बोलकर। दिस इज हाउ इट इज डन। करंट लायबिलिटी के अंदर दिख रहा है, लेकिन हम उसे वैसे ट्रीट करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन बोलता है क्या कि इफ ऑल द डेटर्स आर गुड, अगर ऑल द डेटर्स आर गुड तो क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि किसी के डेटर, सारे के सारे डेटर गुड हों? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आई टेक मेरा एग्जांपल। मैं लाइक आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स एंड आई एम चार्जिंग फी। तो क्या मेरे बैड डेट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बहुत बैड डेट होते हैं, हर साल होते हैं। आई एम एबल टू रिकॉल, कोरोना का टाइम था एक बार, तो उस समय पर देर वॉज अ पेरेंट, अच्छे खासे रेपुटेड। तो बोले कि हम 11th में हम अब देंगे फीस, तब देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है सर, इफ यू कांट अफोर्ड, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू आर प्रेस्ड अप विद फाइनेंशियल्स, डोंट गिव मी एनीथिंग। नो 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 नो, विल पे। 11th निकल गया, 12th आई। फिर भाई मैं मैसेज ही डालता हूँ, मैं तो मैंने मैसेज डाला फिर वो बोले कि अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, करते करते फिर मैंने बोला कि इफ यू आर नॉट एबल टू डू, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आई कंसिडर, दैट्स फाइन। इतने बच्चे पढ़ते हैं, आपका बच्चा पढ़ेगा, मेरा आपके बच्चे की तरह मेरा बच्चा भी है वो। नो 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 नो, विल पे। ठीक है जी। 11th पूरी चली गई, 12th पूरी चली गई। ठीक है, सब खत्म हो गया। बच्चा 97 नंबर भी ले आया। तो उसके बाद कभी भूले बैठ के एक मैसेज आता है, आई विश टू मीट यू। मैंने कहा आई डोंट विश टू मीट यू नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर योर किड्स फ्यूचर एंडिवियर्स। और मुझे अब नहीं मिलना अब आपसे, अब आप जाइए। बोल ही देते भी, क्या फर्क पड़ रहा था। और ऐसे ही, और मतलब पता क्या बुरा लगता है, आपके पास हर चीज के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास अपने बच्चे की फीस के लिए पैसा नहीं। तो वेन एवर देर इज अ फीस ड्यू फॉर माई किड्स, मैं तो सबसे पहले क्या करता हूँ, भाई खाना पीना हो ना हो, बच्चे की फीस पहले जानी चाहिए। उसको इंस्टेंटली पे करो, बिकॉज हमें महसूस होता है सारा, मेरे भी बेडेड हो जाएंगे। अगर किसी साल में इतने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ कोई मेरा साल जो डेट फ्री गया हो। तो इस तरह एक्सेप्शनल सिचुएशन कि आपके पास कोई बेड डेट ही नहीं है। ऑल द डेटर गुड्स का मतलब क्या हुआ, इट्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो क्या होना है, उसका दो जगह ट्रीटमेंट जाना है, एक कहीं प्लस और कहीं माइनस होगा। तो अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ाया, इसका मतलब आपने प्रॉफिट को कम किया। प्रॉफिट को कम किया तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपने ऐड करना पड़ेगा कहाँ, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और नीचे कहाँ माइनस करना पड़ेगा, देखो वेयर यू हैव टू डिडक्ट, नीचे कहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए। इफ डेटर्स आर गुड, इट मींस डेटर आर लाइकली टू बी रियलाइज इन फुल
for the current year provision for doubtful debt is of unused and it will be considered as an extraordinary activity. प्रॉफिट के अंदर 50,000 चला गया एज इट इज, चला गया, देखो 50,000 प्रॉफिट के अंदर एज इट इज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपने जोड़ दिया किसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, नीचे चले आए, यहाँ इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह 1 लाख माइनस किया, और कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में माइनस कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितने का, 10,000 का। ये जाके आपका काम बना। तो जब डेटर गुड हो जाए तो पार्टनरशिप में अलग ट्रीटमेंट होता है, कैश फ्लो में अलग ट्रीटमेंट होता है। कैश फ्लो में वो केस कंसिडर किया जाएगा क्या, एक्सेप्शनल एक्टिविटी। पार्टनरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल एबनॉर्मल, वहां तो कोर अकाउंटिंग होती है, यहाँ एनालिसिस हो रहा है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। ये हमारे पास केस है क्या, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटिंग है। इंटेंजिबल एसेट से क्या रिलेटेड है वो मैं दिखाता हूँ आपको उस तरफ। ये देखिए आपके सामने, दिस इज द सिचुएशन, वो इंटेंजिबल एसेट्स की सिचुएशन है उस तरफ, वो लिखा है आपके पास। और क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। और ये बड़ा आसान है, सिर्फ समझना ही है इसको। बताइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा, बताइए क्या मानूंगा इसको मैं, 1 लाख माइनस 50, इट इज गोइंग टू बी 150, क्योंकि 1 लाख माइनस माइनस 50 है, 1,50,000। सो दिस इज फाइन, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, दैट्स वंडरफुल। और अब गुडविल की वैल्यू क्या हो गई, कम हो चुकी है, इसे सेल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, अमोटाइजेशन। अमोटाइजेशन कहाँ चला गया, गुडविल अमोटाइज यहाँ हो गया। ठीक है, ये बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कॉपीराइट की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। कॉपीराइट का वैल्यू बढ़ना मतलब परचेज, परचेज ऑफ क्या, दिस इज, कॉपीराइट की वैल्यू का बढ़ना क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ कॉपीराइट कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक खास बात है, पेटेंट शुरू में कितने के थे, 0 के थे, अब पेटेंट की वैल्यू 40,000 हो गई है, इसका मतलब परचेज ऑफ पेटेंट। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि पेटेंट ड्यूरिंग द क्या हो गए, अमोटाइज हो गए 20,000 रुपए के। तो अगर पेटेंट अमोटाइज हो गए तो उन्हें भी ऊपर हम कर देंगे, ठीक। लेकिन पेटेंट परचेज कितने हुए, इस काम के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है कौन सा अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। कैसे बनता है जरा देखिए ऐसे। अब ये हम ओरल भी कर सकते हैं बट डजेंट मैटर, ओरल भी कर सकते हैं इस काम को, लेकिन हम फिर भी इसको ऐसे ही करके दिखा रहे हैं। आप पेटेंट अकाउंट बना के दिखा रहा हूं मैं आपको इस तरफ, और कैसे दिखता है वो। और जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, जैसे मशीनरी अकाउंट हो गया, सिमिलरली विल प्रिपेयर पेटेंट अकाउंट। मुझे वैल्यू डालनी है ओपनिंग और क्लोजिंग वाली, और उससे मुझे पता लगाना है कि मेरे पेटेंट में क्या अप एंड डाउन हुआ था। ओरल भी बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन अकाउंट बना के करेंगे तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती है और आपका आंसर गलत होने के चांसेस नहीं है। पेटेंट अकाउंट बना लिया, पेटेंट, पेटेंट्स अकाउंट। नॉर्मल जैसे डेबिट क्रेडिट बनता था, पर्टिकुलर्स, रुपीस कर लिया, पर्टिकुलर्स। चलिए व्हाट वाज द बैलेंस बीडी, ओपनिंग वैल्यू कुछ नहीं पता हमें, कुछ नहीं है, बट बैलेंस सीडी गिवन है हमारे पास। व्हाट इज बैलेंस सीडी, 40,000 गिवन है हमारे पास। ऐसे करके कहानी बनी है, ठीक। और एक और चीज हमारे पास गिवन है क्या, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या, अमोटाइज, अमोटाइज कितना दे रखा है आपके पास, 20,000 का दे रखा है। तो टोटल कितना हुआ, 60,000 हुआ। टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 60,000 हुआ। अब ये 60,000 जो बैलेंसिंग फिगर है मेरे पास, ये क्या है, बैंक, बैंक बोलकर क्या, परचेज, परचेज बैलेंसिंग फिगर है ये, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये आपने क्या कर दिया, पेमेंट परचेज कर दिया पेटेंट। तो देखो ओपनिंग तो वैसे ही कुछ नहीं था, क्लोजिंग वैल्यू का कोई यूज नहीं है। अमोटाइज कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, और ये और ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। लेकिन एक व्यक्ति, अभी तुम्हें लिखने का मौका दूंगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। अगर कोई वैसे मानेगा तो क्या मानेगा कि पेटेंट कितने के खरीदे थे, 40,000 के खरीदते, नहीं, इन्फॉर्मेशन में दे रखा है पेटेंट क्या है, आपने अमोटाइज भी करें। तो मेरे पास 0 पेटेंट था, मेरे 20 अमोटाइज हो गए, और आखिर में 40 बच रहा है, तो मैंने खरीदे कितने, 60। तो वो ओरल भी हो सकता था, अकाउंट बना के ज्यादा क्लैरिटी आए। तो इसीलिए पेटेंट परचेज कितने का दिखेगा अब आपको, 60 का। वरना मैं बोलूँ 40 प्लस 20 क्यों कर दिया, तो आप बोलेंगे पता नहीं क्यों कर दिया ऐसा। लेकिन अकाउंट बना के पता चला ना आपको कि क्रेडिट साइड में देर आर 2 आइटम, वन बैलेंस शीट एंड अनदर अमोर्टाइजेशन, उसको मिला के तब आपकी वैल्यू डेबिट साइड में निकल कर आई है। तो ये होता है इंटेंजिबल असेट्स का ट्रीटमेंट। बढ़ जाए तो इन्वेस्टिंग है, घट जाए तो अमोर्टाइजेशन है, अंटिल स्पेसिफिकली मेंशन कि पेटेंट वर सोल्ड। ठीक है, वैसा करके। आई होप दिस पॉइंट इज ओके। चलो, अब आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट में सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में लिखा रहता है कि कंपनी कैन इशू क्या, बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। रिजर्व को इस्तेमाल करके कंपनी क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल करके क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है। कैसे बोनस शेयर, मान लो हमारे पास ओपनिंग में कितने शेयर थे, 10 लाख शेयर थे, अब हमारे शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 15 लाख हो गई है। तो
कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो मेरे पास देर इज इंक्रीज इन क्या, शेयर, लेकिन मेरे रिजर्व्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो 2:1। यानी कि किसी व्यक्ति के पास जब दो शेयर थे तो आपने कितने बोनस शेयर दिए उसको, एक दिया। किसी के पास अगर एक बोनस शेयर तो कितने दिए उसको, हाफ दिया। किसी के पास अगर 10 लाख, 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर लगाया तो मैंने कितना हुआ, तो कितने शेयर हो गए इशू, 5 लाख। यानी कि बोनस शेयर 2:1 के रेशो में कितने इशू हुए, 5 लाख। 5 लाख रुपए के बोनस शेयर, 5 लाख का रिजर्व यूज हो रहा है। विल देयर बी कैश फ्लो? नो, कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू बोनस शेयर, रिजर्व इज यूज्ड, हेंस नो कैश फ्लो। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नथिंग विल हैपन। बोनस, इक्विटी शेयर बढ़ रहा है और रिजर्व घट रहा है, तो ये जरा ध्यान देना है आपको कि कहीं इक्विटी बढ़ रहा है और बोनस भी उतने अमाउंट से तो नहीं बढ़ रहा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हो अगर ये ज्यादा वैल्यू से बढ़ जाए। चलो अगला एग्जांपल देखिए। हाँ ये तो लिखेंगे आप, नीचे नीचे लिखेंगे नोट में, क्या हो अगर ज्यादा वैल्यू से बढ़ जाए। आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन, आप जो चाहते थे वो है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर अब, ये वैल्यू कितनी हो गई, 18 लाख हो गई। लेकिन ये डिक्रीज कितने हुए, 5 लाख के। तो 5 लाख, 5 लाख तो रिजर्व से यूज हो गया। बाकी का 3 लाख क्या है, बाकी का 3 लाख तो कैश फ्लो है। सी आंसर, इंक्रीज 5 लाख इज ड्यू टू बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। कैपिटलाइजिंग का मतलब यूजिंग रिजर्व। बाकी का 3 लाख क्या कहलाएंगे, बाकी का 3 लाख तो क्या है भाई, रुपये 3 लाख। ये आपका क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, काम खत्म। ऐसा भी हो सकता है। इज दैट फाइन? तो इसमें कैश फ्लो के नाम पे कितना जाएगा, सिर्फ 3 लाख जाएगा। 5 लाख की हम कोई एंट्री फिर भी नहीं करेंगे। इज इट फाइन? चलिए, ये भी हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आओ इसे देखते हैं। सबसे पहली चीज कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कब किया गया था। लो माय क्वेश्चन सेज, मैंने पिछली बार भी लिखवाया था आपको कि शेयर और डिबेंचर अगर ओपनिंग डेट पे इशू हो तो डिविडेंड कौन सी डेट पे मिलता है, क्लोजिंग पर। और अगर क्लोजिंग पे हो तो किस पे मिलता है, ओपनिंग पर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि इंटरेस्ट के लिए तो ये 100% करेक्ट है, लेकिन डिविडेंड के लिए 100% करेक्ट नहीं है। मान लो आपकी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करे 1 जुलाई को, 1 जुलाई में आपके पास कितने शेयर थे, उस पर डिविडेंड मिलेगा ना। मान लो आपकी कंपनी ने 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर करा, और 31 मार्च तक आपके पास कितने शेयर थे, उन पर डिविडेंड मिलेगा। तो बेटा डिविडेंड डिक्लेयर करते समय रेट नहीं देखा जाता। डिविडेंड का रेट कब देखा जाता है, प्रेफरेंस शेयर में देखा जाता है, इक्विटी में तो कोई रेट ही नहीं होता। रेंडमली डिक्लेयर करते हैं, एक शेयर पे 25 पैसे का डिविडेंड। तो डिविडेंड का डिक्लेरेशन जो होता है वो पर एनम के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का पर एनम के हिसाब से होता है, क्योंकि वो तो साल भर का देना पड़ता है। और इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से होता है। इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है उसमें टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करते। जैसे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन में बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो था वो हमें 10% देना है, ठीक। और डिवेंचर आपने इशू करे 1 जुलाई को। तो मान लो ओपनिंग डिवेंचर आपके पास है 10 लाख के, और क्लोजिंग डिवेंचर थे आपके पास 15 लाख के। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं मानूं ओपनिंग 10 लाख में इंटरेस्ट निकाल लूं। देखिए इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ। मान लो मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे पास 2024 है, 31 मार्च। और ये मेरे पास है 31 मार्च 2025। यहाँ लिखा है मैंने 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ऐसे। ये 10% डिबेंचर 10 लाख के हैं यहाँ पर, और ये 15 लाख के हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ लिखा है मैंने इक्विटी शेयर्स, ये मेरे पास है 6 लाख के, और ये मेरे पास है कितने के, 4 लाख के, ऐसे करके, ठीक। अब मैं बोलता हूँ क्या, कि न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 7/7/2024। अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 10 लाख पर, 10 लाख पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10/100। कितना लगेगा 10 लाख पर इंटरेस्ट, अप्रैल, कितने महीने का लगाऊंगा, अप्रैल मई और जून, 9 के, हाँ मतलब 10 लाख पे कितने महीने का लगा, मतलब ऐसा करो कि 10 लाख 10 लाख था, 10 लाख 10 लाख कब तक रहा, 1 जुलाई तक रहा। 1 जुलाई तक कितना इंटरेस्ट लगा दिया, 3/12 प्लस, फिर 15 लाख हो गया। 15 लाख पे इंटरेस्ट कितना लगा दिया, 10/100 इंटू कितना, 9/12। ऐसे कैलकुलेट होना है। या फिर क्या करें, 10 लाख पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगा दिया, हाँ 12 महीने का नहीं बेटा, हाँ 10 लाख पे 12 महीने का लगा दिया, 5 लाख पे 9 महीने का लगा दिया। वो तो याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में पड़ी थी, वो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक।
अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ क्या, डिविडेंड एट द रेट 6% ऑन इक्विटी शेयर्स अलाउड ऑन 31/12/2025। 31st 31st सॉरी 31st December 2024 को। ठीक है। और न्यू डिवेंचर्स एंड शेयर्स वर इशूड कौन सी डेट को, 1 जुलाई को। नए शेयर और डिवेंचर दोनों कौन सी डेट को इशू हुए थे, जुलाई को। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो आपने निकाल दिया, बढ़िया। अब जरा डिविडेंड निकालो, कितना निकलेगा। मैं बताऊं कितना निकलेगा, 24,000। तो तुम लोग क्या करोगे पता है, 6 लाख पर पहले लगाओगे, कितने महीने का, 3 महीने का। फिर 4 लाख पे लगाओगे, कितने का। नहीं, ऐसा नहीं करना। 31 दिसंबर तक मेरे पास शेयर कितने हैं, कितने हैं, 6 लाख कैसे हुए, 4 लाख है। 4 लाख पे लगेगा ना डिविडेंड। क्या बोला, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। किस पर, शेयर्स पर। इज इट ओके, बात समझ में आई। देखो, डिवेंचर में तो टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हो ना, लेकिन शेयर पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो होल्डिंग। 31 दिसंबर तक आपके पास कितने शेयर थे, जब मैंने बोला नए शेयर और डिवेंचर, इक्विटी शेयर, सॉरी, चलो मैं रुक जाओ, इसको मैं ठीक करता हूँ। आई मेक इट 8 लाख। लो, अब जरा ठीक है। अब देखिए, 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गए। डिवेंचर और शेयर दोनों कब इशू करे थे आपने, 1 जुलाई को। तो डिवेंचर का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, शेयर पे डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर बड़ा क्लियर है कि ओपनिंग डेट था तो क्लोजिंग, और क्लोजिंग उसका चक्कर क्या था, कि अगर मैं साल के शुरू में इशू करता हूँ तो शुरू में मेरे पास 8 लाख के आ गए, तो 31 दिसंबर तक मेरे पास होल्डिंग 8 लाख शेयर की है, तो 8 लाख पे 6% लगेगा, 48,000। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, 1 जुलाई को शेयर इशू करे। तो चाहे 1 जुलाई को करो, चाहे तुम 31 दिसंबर 2004 को 24 को इशू करो, 31 दिसंबर तक सिचुएशन क्या थी, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 8 लाख, 8 लाख पे लगेगा, टाइम पीरियड कंसिडर ही नहीं करना। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, शेयर पर डिविडेंड कैलकुलेट करते समय टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर्स पर यू कैन कैलकुलेट, प्रेफरेंस शेयर्स पे 12% प्रेफरेंस शेयर है, रेट है, पर एनम होता है, वहां आप कर सकते हैं। वहां कैलकुलेशन उस तरह से चलती है। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर भी छोड़िए आप। प्रेफरेंस शेयर मतलब आप शेयर पे डालिए मत, कारण देखो, आपके पास साल के शुरू, मान लो ये होता मेरे पास क्या, ये मेरे पास मान लो होता क्या, ये होता मेरे पास क्या, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ये मेरे पास है। तो मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट 12% देना है। ठीक है। अब 12% इंटरेस्ट मुझे एनुअली देना है। तो अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर 6 लाख इशू करे थे साल के शुरू में, तो मुझे साल के शुरू में देना पड़ता 72,000 का, आखिर में कितना देना पड़ेगा, 96,000। मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करा कब, 31/12/2024 को। तो फिर क्या होगा, 31/12/24 तक मेरे पास डिविडेंड, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, भाई 8 लाख पे दूंगा ना, काम खत्म। इज इट फाइन। वो तो मैंने कैलकुलेशन बोली ना वैल्यू, अगर मान लो मेरे पास ये कुछ ना होता, तो या तो मैं ओपनिंग मानता या क्लोजिंग मानता। ओपनिंग मानता तो क्या होता, 12 का 6%, 72,000 बनता। क्लोजिंग बोलता तो 8 निकलता, ऐसे करता। सो इसका ध्यान रखेंगे आप, डिविडेंड के केस में टाइम पीरियड की कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन डिवेंचर के केस में और बैंक लोन के केस में, 8% लोन के केस में वहां पर बनती है। सो दिस पार्ट इज फाइन, आगे चलते हैं इधर। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो कोई परेशानी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट 2 लाख से बढ़कर कितने का हो गया, 3 लाख का। तो क्या बन गया ये, दिस इज व्हाट, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या दिखेगा ये, अगर 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया तो क्या दिखेगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ये इन्वेस्टिंग का क्या बन जाएगा, आउटफ्लो, माइनस होगा इन्वेस्टिंग में। ठीक है, दिस पार्ट इज फाइन। अब इन्वेस्टमेंट कब परचेज करे थे, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आपने इस डेट में खरीदे थे, यानी इंटरेस्ट कौन सी डेट में लगना है, ओपनिंग पे। 10% कितना होता है, 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे लिखेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसोर्स में उसको माइनस करेंगे, और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर देखो जाके यहाँ, सीधा इन्वेस्टिंग है, देखो कहाँ डालेंगे इसको, ये रहा, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ ऐड करेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। ठीक। लेकिन अब इसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। आओ देखो बिगाड़ते हैं, ऐसे, ऐसे। अब मेरे पास क्या है, देखो ध्यान से देखना जरा, मेरे पास है क्या, इंटरेस्ट कितना, मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो मेरा सोल्यूशन क्या बनना चाहिए, देखिए जरा, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो इट शुड बी हियर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का,
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 20,000 का, एवरीबडी इज फाइन। और ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6%। और इन्वेस्टमेंट कब बेचे गए, साल के आखिर में बेचे गए। तो ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट बनता है कितना, 2 लाख का 10% कितना बनता है, 20,000 बनता है 20,000 ना। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जुड़ेगा, 20,000 जुड़ेगा। फाइन। और डिविडेंड पेबल का केस याद है, माइनस, यहाँ नीचे हम प्लस करेंगे ना इधर, कितना करेंगे, 10% ऑफ 2 लाख करना चाहिए था 20,000। लेकिन भाई 6,000 तो अभी हमने क्या करा, मिला ही नहीं। तो हमारा इन्फ्लो कितने का हुआ, सिर्फ हमारा इन्फ्लो सिर्फ 14,000 का हुआ, इसलिए ऐसा करेंगे। ऐसे ध्यान देते हैं क्रूड का। जैसे डिविडेंड पेबल में हमने क्या करा था, आउटफ्लो के टाइम पे माइनस किया था ना, ये इनफ्लो के टाइम पे। भाई देखो, तुम बोलोगे सर ये प्रॉफिट में क्यों जोड़ा, क्योंकि एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज एक्रूड, ड्यू तो हो चुका है, चाहे वो रिसीव हो या ना हो, हमने इनकम तो मान लिया, प्रॉफिट में जुड़ गया, इसलिए प्रॉफिट से माइनस हो गया। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आई, पता चला 20 में से 6,000 तो अभी मिला ही नहीं है। नहीं मिला तो कितना मिला, 14 विल बी इनफ्लो टू यू। और इसका क्या करना है, ये एक ही जगह जाना था, यहाँ कैलकुलेशन में हो गया, कुछ नहीं करना। लोग पता क्या करते हैं इससे, करंट असेस में इंक्रीज इन करंट असेस की तरह ट्रीट करते हैं, नहीं करना ट्रीट। आपको क्या कर देना है, इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो में से इसे क्या कर देना, माइनस कर देना, या इनफ्लो में उसको माइनस कर देना। सो दैट वाज द केस, इसका इन्वेस्टमेंट का केस। ये बिल्कुल उस तरह से सिमिलर है जैसे डिविडेंड पेबल के केस में किया था हम लोगों ने। पिछली क्लास में डिविडेंड पेबल किया था। बार बार मेरी पूरे साल रिक्वेस्ट ये रही है, अब तो खैर सेकंड और लास्ट क्लास है हमारी, कि भाई घर जाके रिवाइज कर लीजिए जो पढ़ा दिया है। नोट सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं, इतने स्ट्रक्चर्ड नोट नहीं देते। मैंने देखा बाकी सारे जो ट्यूटर्स होते हैं वो अपनी एक बुकलेट बना के दे देते हैं। उस बुकलेट में क्या होता है पता है, क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट नहीं होते हैं। बहुत कम जगह पे कंसेप्ट। फिजिक्स वाला के शायद होंगे, या एक और भी एक और ट्यूटर का ग्रुप आता है इसका, जिसकी एक वेबसाइट भी है। देखो अगर जब तुम वेबसाइट में आंसर देखते हो, होता ना एक इसकी, ध्यान नहीं आ रहा, पॉपुलर सा है काफी वो। देर इज वन मोर ट्यूटर ग्रुप टाइप का है वो। उनकी वेबसाइट भी है काफी अच्छी, उसमें दिखता है, जब आप आंसर सर्च करने जाएंगे तो दिख जाएंगे आंसर। हाँ, वो भी ऑनलाइन टाइप, वो भी नोट्स से स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन बाकी देते नहीं है। आगे चलें जरा। ये केस सी आपके पास है, ये बड़ा अच्छा केस है, केस सी देखिए जल्दी से। यहाँ क्या दे रखा है आपको, इंपॉर्टेंट लगाना है, इस पे आएगा एग्जाम में, लोग फंसते हैं इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस 10, यहाँ चले गए। यहाँ क्या लिख रहा है, रिजर्व सरप्लस। ये कह रहा है कि जो जो कैपिटल रिजर्व है ये कुछ नहीं है, ये जो आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बेचा था, वो आपके लिए कैपिटल गेन होता है। उस कैपिटल गेन से क्या बनाया, कैपिटल रिजर्व बनाया। देखो समझो, चाहे वो रिवेन्यू इनकम हो चाहे वो कैपिटल इनकम हो, सारी की सारी इनकम कहाँ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आपकी मर्जी है कि आप जनरल रिजर्व बनाओ या स्पेसिफिक रिजर्व बनाओ। इसीलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से रिजर्व क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व बनाते हैं, तो आपके प्रॉफिट को कम कर जाता है। प्रॉफिट कम होना चाहिए ऑपरेटिंग से और कैश से। रिजर्व को क्रिएट करना थोड़ी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आप उसे क्या करते हैं, एड बैक करते हैं, अपने प्रॉफिट को बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाने के लिए करते हैं, इसीलिए एड बैक करते हैं, ठीक। क्या ये जो है रिजर्व, ये आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से बना है, नहीं। आपको जो कैपिटल गेन हुआ, आपके अकाउंटेंट ने सोचा पहले से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करूंगा, फिर वहां से रिजर्व बनाऊंगा, क्यों ना सीधे कैपिटल रिजर्व बना दिया जाए। एंड वी कैन डू दैट, और कर दिया। तो इस रिजर्व ने आपके प्रॉफिट एंड लॉस को टच नहीं किया। अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को टच नहीं किया, तो उसके अंदर एड बैक या माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। वही आपको सोल्यूशन में दिखेगा अभी। कैसे दिखेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऐसे ये रहा क्वेश्चन। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी थी आपके पास, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना, 80 से 90,000 की वैल्यू हो चुकी है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है। और फिर कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 40,000 का बिका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस बचती नहीं, मेरे पास इन क्लैरिटी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ। बताइए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ओपनिंग क्लोजिंग की थी, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन बताइए मुझे, आपके क्वेश्चन में। नोट सभी के पास है भाई। बैलेंस बीडी कितना है इसका, 90,000। आई राइट 90,000 बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस सीडी विद यू, हाँ, बैलेंस सीडी कितना है, 80,000, ऐसे कर दिया इस तरह से, इस तरह से, दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है जी। अब ये हो चला। अब हमें बोला कि
कितने का इन्वेस्टमेंट बिका है? 40,000 का इन्वेस्टमेंट, और कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट 40 का बिका है। इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट व्हाट? 40 पे। ये कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना है? 10,000 इधर। प्रॉफिट कितने का? 10, तो सेल प्राइस कितना हुआ? 50,000। तो मैं यहाँ जाऊंगा और क्या लिखूंगा इस जगह पे? बैंक। बैंक बोल के लिखूंगा सेल। सेल कितने का हो गया? 40,000 प्लस 10,000। माई सेल्स प्राइस इज व्हाट? 50,000। ठीक है। और प्रॉफिट हो गया तो मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन लिखूंगा। गेन कितने से? 10,000 से। और ये वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख। ठीक है। और ये वैल्यू, सॉरी, हो गया ये वाला वैल्यू। और ये आपने क्या करना है? हाँ, ये वैल्यू कितनी हुई? 130। ये वैल्यू कितनी हुई? 130। यानी कि इस तरफ चले आऊं मैं तो मेरे पास क्या बनेगा? बैंक बोलकर, बैंक बोलकर परचेज कितने की हो गई है? हाँ, 9 और 1 10, 30,000 की हो गई है। व्हाट इज दिस? दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। आई होप दिस इज फाइन विद यू। लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी में। मैं अगर यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखूंगा तो ये गेन कहाँ, ये गेन क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाके क्या होगा? माइनस हो गया। लेकिन हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? क्योंकि उसने क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं डाला, उसे कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व बना दिया उससे। और क्या है ये? गेन से कैपिटल रिजर्व बना। इसका मतलब ये जो 10,000 का गेन है, आइडियली गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाना चाहिए था? नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में जाके माइनस होना चाहिए था। ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में नहीं जाके कहाँ चला गया? सीधा कैपिटल रिजर्व बना। तो इसने बाईपास कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को। तो जब मेरे प्रॉफिट से माइनस हुआ ही नहीं, ये प्लस हुआ ही नहीं, तो मैं उसमें से माइनस क्यों करूंगा? तो अब सोल्यूशन क्या बनेगा जरा देखिए, यहाँ पर ऐसे बनता है सोल्यूशन। यहाँ देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का, अच्छा इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो है यहाँ पर। ये देखिए, इंटरेस्ट कितना बनेगा इन्वेस्टमेंट पर? 90 पे, 80 पे, किस पे देंगे? क्यों देंगे 90 पे? क्योंकि एंड में आप बेच रहे हैं। तो 90 का 10% कितना हुआ? 9,000। तो आप क्या करेंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव में 9,000 तो आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन जो गेन है उसे लेस नहीं करेंगे, क्योंकि गेन क्या था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से नहीं आया, कैपिटल रिजर्व में सीधा चला गया। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का दिखाओगे? 50,000 का। दैट्स फाइन विद यू। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का प्लस करोगे यहाँ पर? 9,000 का। दैट्स देयर विद यू। गेन की वैल्यू नहीं एडजस्ट होगी कहीं पर भी। और ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन आइटम है गेन। बैलेंस शीट के अंदर गिवन है आपके पास। वो जो गेन है आपके पास, ये दिख रहा है रिजर्व सरप्लस के अंदर। वो गेन जो आपका है, वो एक ही जगह जाएगा। कहाँ? वो जगह, वो यहाँ गया अकाउंट बनाते समय। बैलेंस शीट के अंदर के आइटम एक जगह जाएंगे, एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट वाला पार्ट एडजस्टमेंट दो जगह गया। ऊपर क्या हुआ? माइनस, नीचे क्या हुआ? प्लस, हिसाब बराबर। और इन्वेस्टमेंट जो था बैलेंस शीट के अंदर आइटम था, एक ही जगह पे गया। कहाँ पर? इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो बन के दिखाया उसने। ये क्लियर हो गया आपका? जो 10,000 रुपए का जो गेन था, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं गया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो हमने उसे कहीं टच नहीं करा, सिर्फ अकाउंट बनाते समय काम आया। और वो एडजस्टमेंट में नहीं डाला। अगर वो क्या बोलते, अगर ये कैपिटलिज्म ना लिखा रहता यहाँ पर, इसका मतलब क्या था? वो गेन मेरे प्रॉफिट में जुड़ गया। प्रॉफिट में जुड़ गया तो पहले माइनस करता, फिर नीचे प्लस करता। ये ट्रीटमेंट को ध्यान रखना। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। तो आई एम जस्ट मूविंग अप नाउ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके सामने बना ही रखा है। और क्या रीजन दे रखा है? That the capital reserve is created from profit and loss, profit or profit on sale of investment, not from statement of profit and loss. Hence, it will not be adjusted in the cash flow statement. यहाँ एडजस्ट नहीं करा इस। दैट रीजन इज दियर। शेयर इशू एक्सपेंस की बात समझ लीजिएगा। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, एक छोटा ट्रीटमेंट और आएगा, फिर हम बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, टाइम। शेयर इशू एक्सपेंस और अंडरराइटिंग कमीशन कहाँ दिखाए जाते हैं? आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाए जाते हैं। अगर कहीं आपके पास क्वेश्चन में आ जाए तो आउटफ्लो। और जब ये शेयर इशू एक्सपेंस होंगे तो जिस साल होंगे उसी साल राइट ऑफ करना है उन्हें। पहले किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। फिर कहाँ से राइट ऑफ करना है उसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं। किया था हमने, किया था ना इशू शेयर इशू डिबेंचर में, वैसा किया था। ठीक। अगर मान लो इसी साल ये हो गए, इसी साल ये क्रिएट हुए और इसी साल राइट ऑफ हो गए, तो दो जगह ट्रीटमेंट जाएगा। पहला क्या करेंगे आप? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्लस करेंगे उसको। इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा, क्योंकि बार बार नहीं होते। आईपीओ जिंदगी में एक या दो बार निकालता है व्यक्ति। एक ही बार निकालता है इनफैक्ट, बार बार नहीं निकालते। ठीक है जी, होता है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि आपने क्या किया? क्योंकि आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर गया, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ प्लस किया। और फिर कहाँ से माइनस करना है? फाइनेंसिंग से माइनस करना है।
अगर सिर्फ नॉर्मल दे रखा है तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो एक जगह दे रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे करेंगे, देखिए आप, फिर ये इस तरह से चलता है। ये रहा। अगर उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुआ, उसे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह, और फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं। ठीक है। और शेयर इशू एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन जिस साल होते हैं उसी साल प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। आपके पहले बुक में ना ये कैपिटल रिजर्व भी दे रखा होता है, इसको मत लिखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करने की होती है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करते हैं। ये पार्ट चला गया हमारे पास। थोड़ा और आगे चलते हैं। छोटे से एडजस्टमेंट है, ये रहा। अगर कहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ जाए तो क्या मतलब है इसका? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। भाई इन्वेस्ट तो हो ही रहा है। आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, पूरी नहीं हुई, वैल्यू नहीं बनी, उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते थे ना। पिछले साल 80 थी, अब 1 लाख हो गई। पिछले साल 80 करोड़ था, अभी 100 करोड़ हो गया, तो 20 करोड़ का क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट तो हुआ। 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे उसको? पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कहलाता है वो। ऐसा करके चलते हैं। ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में अप डाउन दिखे तो वही इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कहलाता है। ठीक है। और बिकने के चांस कम होते हैं इसके, बिकता नहीं है, और डिप्रिशिएट तो होगा ही नहीं। जब बना ही नहीं तो डिप्रिशिएट कहाँ से होना है? इसलिए डिप्रिशिएशन का कोई चांस यहाँ नहीं होता। अभी बड़े बढ़िया एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। 1 2 3 दिख रहे हैं। शेयर कैपिटल में कितना इंक्रीज है? 1 लाख का। शेयर कैपिटल में 1 लाख का इंक्रीज है तो कहाँ जाना चाहिए? और एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास ये रहा है क्या, कि नए शेयर और डिबेंचर कब इशू हुए हैं? नए शेयर डिबेंचर कब इशू है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। 31 मार्च को। तो डिविडेंड डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? हाँ जी, ओपनिंग पे। पहला काम देखिए आप। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस होंगे, इसके अंदर थोड़ी करेक्शन है बेटा। ठीक है। करेक्शन किस सेंस में है जरा मैं बताऊं आपको। ये करेक्शन नोट कर लेना, नोट्स में करेक्शन नोट कर लो इसको। कैसे? दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू 6 लाख। ऐसे ठीक करना है इसको। ठीक है। और ये वैल्यू जो 5 लाख है, और ये वैल्यू लिखना आप 750। ऐसे लिखना है इसको। नोट्स में थोड़ा गलत चला गया है। ठीक है। और 50 50 ऐसे। हम्म। क्योंकि शेयर की वैल्यू 5 से 6 लाख हो गई है, और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो कितने के हो गए हैं? 5 से 750 हो गए हैं। ठीक है। अब 5 से 750 कैसे करेंगे? नहीं, रुक जाओ। वेट ए मिनट। वेट मिनट। सॉरी। इसका करेक्शन थोड़ा अलग तरह का होगा। ये करेक्शन, ये यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये दूसरे तरह का करेक्शन होगा। कैसे, देखिए जरा ऐसे। ये करेक्शन होगा आपका 8 लाख, और दिस इज गोइंग टू बी कितना? 9,50,000। ऐसे। ये करेक्शन कर लेना अपने वाले में। ठीक है। 13 पेज नहीं है मतलब? बेटा गिर गया होगा तुम्हारा 13 पेज कहीं। तो 13 पेज में करेक्शन कर लेना इसकी, बाकी जगह की करेक्शन कोई नहीं है। ठीक है। कैसे करना है उस करेक्शन को वो देख लेते हैं आप। करेक्शन कर ली, अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होना है। एक एक करके देखते हैं इसको, ट्रीटमेंट को। सबसे पहले इस तरफ चलिए नीचे। हम एक एक करके करेंगे। ये 5 लाख से कितना हुआ पहले देखो? 5 से 6 लाख हुआ, 5 से 6 लाख। और आपके पास, रुक जा बेटा, देख ले जरा एक बार। 5 लाख से 6 लाख हुआ। 5 लाख से 6 लाख हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रहा, फाइनेंसिंग के अंदर दिख रहा है। ये रहा। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है? 1 लाख। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये ओके विद दिस? पहला पार्ट हमने टच कर लिया, कौन सा वाला? हमने ये वाला पार्ट टच कर लिया, ये वाला। ये पार्ट हमने टच किया, ये वाला। 5 से लेकर कितना था ये? अभी हमने करेक्शन करी तो थी, अभी कहाँ गई वो? हाँ ठीक है। 5 से 6 वाला पार्ट हमने इसको डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस दिस पार्ट। इज इट ओके? प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 50 से 90 हो गई। तो प्रॉफिट, कौन सा लॉस 70 से 90 है यार? सही तो चल रहा है। नीचे वाला कौन सा देखना, यही तो है। ये कितना हो गया? 40 से बढ़ 50 से बढ़कर 90, तो प्रॉफिट कितने का? 40,000 का। 40,000 का प्रॉफिट यहाँ एडजस्ट हो गया। अब 15% डिवेंचर की वैल्यू लो, पहले सबसे पहले ध्यान से देखना जरा। क्या लेके चलना है मुझे? 15% डिवेंचर को। देखिए, ये कितना हुआ? 5 से 250 हुआ।
हुआ ना? इशू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ? 2,50,000। एवरीबडी इज ओके? बस। और ये डिवेंचर क्या हो गए, घट गए, तो ये क्या हुआ नीचे? रिडम्पशन ऑफ, क्या हुआ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का? 1 लाख का। दिस फाइल इज ऑल्सो ओके। ठीक है। अब जरा 15% डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना बनता है? डिवेंचर कब इशू है? 31 मार्च को। इंटरेस्ट लगेगा ओपनिंग वैल्यू पे। 15% डिवेंचर का 5 लाख, इंटरेस्ट कितना बनता है? 75,000। 75,000 ये रहा इंटरेस्ट, 15% डिवेंचर ऊपर प्लस हो गया। हो गया ना? और आउटफ्लो कितना होगा? आउटफ्लो देखिए। आउटफ्लो देखिए कितना होने वाला है इसका। आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर का आउटफ्लो कितने होने वाला है देखिए। ये बनता है कितना? 75,000 माइनस 5,000। क्यों किया भाई माइनस 5,000? 5,000 क्यों माइनस किया आपने? देखिए, ये रहा, ये रहा, ये वाला अमाउंट, 8, आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट, ये रहा, दिस पार्ट। टोटल इंटरेस्ट बना 75, 75 को ऊपर जोड़ दिया। उस टोटल इंटरेस्ट से क्या हुआ बताइए? उस टोटल इंटरेस्ट से देखिए जरा इस तरफ, यहाँ देखिए इस तरफ। आई थिंक विजिबल है ना आप लोगों को? क्या ये विजिबल है डॉक्यूमेंट? छोटा तो नहीं हो रहा ज्यादा? नो सर। ऐसे। अब देखिए, ये ऊपर कैसे जाता है यार? कोई बात नहीं, चलो। ये देखिए, आपका टोटल कितना बना था यहाँ पर? 75,000। आपने 75,000 लिखा। जब आप फाइनेंसिंग में माइनस करने के लिए आए तो विल यू माइनस 75? ना, 75 थोड़ी, आपको तो आउटफ्लो सिर्फ 70,000 का है, डिविडेंड पेबल वाला केस। सो यू विल माइनस कितना? 70,000। 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 30,000। 30,000 आपने यहाँ से माइनस करा और ऊपर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सारी वैल्यू चली गई आपकी। दैट इज हाउ योर आंसर इज देयर। तो मैंने दो अलग अलग कैटेगरी के डिवेंचर बनाए। एक पे डिवेंचर इंटरेस्ट पूरा पूरा दे दिया, और एक पे कुछ इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग रखा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी का है, कहीं उसे करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट मत कर देना। इट विल इफेक्ट फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, जैसे डिविडेंड पेबल में था। जैसे एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, करंट असेट्स के इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करना। वो आपके इन्वेस्टमेंट की और इनफ्लो को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इस तरह से ये पार्ट खत्म हुआ। दिस इज डन। तो ये था आपका टोटल, कुल मिलाकर जो हमारे नोट्स थे वो सारे के सारे खत्म हुए। इसको करते हैं बंद। और अब लेके चलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन आपकी किताब का एक। और वो क्वेश्चन क्या था? आपकी बुक खोल लेते हैं। बुक खोलिए फटाफट से अभी, जल्दी जल्दी से। और ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें खूब सारे एडजस्टमेंट्स हो, वो हम लेके चलते हैं। आई टेक, जहाँ पर आपको डिविडेंड भी दिख जाए, जहाँ आपको मशीनरी वशीनरी भी दिख जाए, इनकम टैक्स भी दिख जाए। 50, 50 में बहुत कुछ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, 50 में है कुछ। और मुझे देखना था 50 लेके चलूं। नहीं यार, 50 में मजा नहीं आएगा। मैं इसी को लेके चलता हूँ। 50 में थोड़ा कम सामान है। मैंने पिछली क्लास में 49 क्वेश्चन लिया था, आपके आपके दूसरे जो साथी हैं उनके साथ मैंने 49 क्वेश्चन लिया था। और फिर देखता हूँ मैं इससे बढ़िया क्वेश्चन कुछ दिख जाए तो आई टेक दैट क्वेश्चन। मुझे ना करंट लायबिलिटी वाला पार्ट भी चाहिए था, कर ये रहा, ये है ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे, हाँ ये भी मिलेगा, मॉर्गेज लोन रिजर्व मिलेंगे। ना यार, मजा नहीं आया, इसमें आइटम कम है। हाँ, 55 गिर जाओगे। 55 पहले दिन में 55 नहीं करते, लास्ट क्वेश्चन बोले सीधा 55 कर दो। कौन बोल रहे हैं? हो गया ना स्कूल में तुम्हारे 55? 55 काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ उसको लेने के लिए। नहीं, 49 ही लेके चलते हैं, चलिए 49। विल टेक 49, उसमें काफी काम है सीखने के लिए। और उसमें काफी सारी चीजें हमारी कवर होती हैं, बाद में हम कर सकेंगे आराम से। लेट अस टेक 59 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन। दूसरे बैच में मैंने यही करा था, ये क्वेश्चन आपके पास है पूरा फुल फ्लैश। आपका काम क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बना लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन करना शुरू मत करना, वो मेरे साथ साथ करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। मैंने ना आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया पहले, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ से शुरू किया, क्वेश्चन 49 है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वर्किंग नोट पे जाना है।
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आया, फिर चलेगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन टैक्स माइनस कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा, फाइनेंसिंग लिखा। फाइनेंसिंग में प्लस माइनस ही करना होता है। यहाँ में क्या लिखता हूँ, नेट डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द कौन सा ईयर, करंट ईयर। ये वैल्यू लिखी जाती है ऐसे, ठीक है। प्लस, प्लस क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जरा अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने बोला ना पहले वन मार्कर हमें, पहले एक नंबर हमें गेन करना है। एक नंबर गेन कैसे होगा, आ जाइए इस तरफ चलते हैं। देखो भाई, यहाँ देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 15,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 81,000। तो 15 और 81 कितना बनता है, 96। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था, 15,000 का, 15,000 का, ठीक है, डैश। और उसके बाद क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो कितने का है, 81,000 का, ठीक है जी। लाइन लगा दी ऐसे। टोटल कितना हो गया, बाहर लिखूंगा तो ये 96,000। ऐसे लाइन लगाई पूरी लास्ट तक। ये टोटल कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 96,000। वन मार्कर, वन एक मार्क हम सिक्योर कर रहे हैं अपना। फिर लिखूंगा यहाँ पर क्या, क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, बताओ वैल्यू क्या है। पहली वैल्यू क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने के दिख रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये रहे 10,000 और कितना 91,000, 1,01,000, 10,000। दूसरी वैल्यू कितनी है, 91,000, ठीक है जी। इसको लाइन मार देते हैं ऐसे पूरे नीचे तक, इसको डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं, और ये भी लाइन मार के नीचे तक ले आते हैं ऐसे। और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कितना, व्हाट इज कैश इक्वलेंट, 91। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1,01,000। अब मुझे बताइए कि अगर ये 1,1 है, ऊपर 96 है, तो उसके ऊपर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, 5,000। दैट शुड बी व्हाट, 5,000। अब ये 5,000 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, नेट इंक्रीज। ऐसा करके आपने क्या कर दिया, एक नंबर पूरा कर लिया आपका, एक नंबर पूरा हो गया, हो गया ये। 1 मार्क आपने पूरे ले लिए अपने। दिस इज 5,000, दिस इज 90,000। आपका एक नंबर पूरा हो गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, 96 है तो मेक इट 96, दिस इज 96। ये आपका, कोई माइका लाल आपका एक नंबर काटने से, आपको बचाने से, मतलब देने से नहीं रोक सकता। दिस इज डन, 100% एक नंबर इसी का ही होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, पहले एडजस्टमेंट से। चलिए पढ़िए भाई पहले एडजस्टमेंट, और बताइए क्या होना चाहिए। सीरियस एडजस्टमेंट, बताइए क्या होना चाहिए। एडजस्टमेंट आपके सामने है। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, देखना जरा, मुझे बताइए, जो मशीन, जो इक्विट शेयर का, शेयर वेयर को कुछ नहीं करना, शेयर वगैरह का फॉरगेट अबाउट इट। हम सीधा क्या करेंगे कि प्रपोज डिविडेंड 2025 का कंसिडर करना है। नहीं, 2025 का कंसिडर नहीं करना, 24 का कंसिडर, यानी ये कंसिडर नहीं करना, ये कंसिडर करना है। क्या होगा इसका, इसका मतलब क्या है, ऊपर ऐड और नीचे माइनस। आओ देखिए ऊपर कहाँ, इधर आ जाइए। यहाँ चलते हैं वर्किंग नोट में, इस जगह पे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं, ठीक है जी। ये हमारा वर्किंग नोट बनेगा इस जगह पे।
तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जो फिगर होगी लिख देंगे उसको यहाँ पर, अभी कुछ नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले क्या है यहाँ पर, प्रपोज्ड, है ना, प्रपोज डिविडेंड इसका, प्रीवियस ईयर का। व्हाट इज द वैल्यू, 50,000। 50,000 की वैल्यू यहाँ डाल दी। एवरीबडी इज ओके। यहाँ ऊपर ऐड हो गया, नीचे फाइनेंसिंग में, यहाँ चले जाएंगे फाइनेंसिंग इस जगह पे। क्या करेंगे, माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड ब्रैकेट में पेड। हाउ मच यू पेड, 50,000 आपने पे कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है बात। पहला एडजस्टमेंट नोट कर लिया सबने इसको। पहला एडजस्टमेंट हमने कर लिया, कौन सा वाला, वी हैव डन दिस एडजस्टमेंट। अब एक और चीज समझिए जरा ध्यान से, कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना हमारी, इस पर क्या डिविडेंड देंगे अब हम। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिला के होता है, याद है ना, डिविडेंड पे। अगर डिविडेंड पे है तो, अगर हमें बोलता है क्या प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, तब मैं प्रेफरेंस अलग से निकालता। प्रपोज डिविडेंड मतलब इक्विटी का इंक्लूड है, यानी कि हम इसकी रिकॉर्डिंग तो करेंगे, लेकिन इसको हम इस पर डिविडेंड नहीं देंगे अब। ठीक है। और व्हाट अबाउट इंटरिम डिविडेंड, क्या प्रेफरेंस में इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं। प्रेफरेंस में तो एक ही डिविडेंड दिया था, कौन सा वाला, एंड वाला, वो हम कर चुके हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे नहीं दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर पे नहीं दिया जाएगा इंटरिम डिविडेंड, ये इक्विटी वाला ही होगा सिर्फ। ये पार्ट हो गया। अगला पार्ट आपके पास क्या है, मशीन कॉस्टिंग 50,000, डिप्रिसिएशन 30,000, सोल्ड फॉर 10,000, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। हमारे पास डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी है, और हमारे पास मशीन की तो वैल्यू है ही नहीं कहीं पर। तो अगर मशीन की वैल्यू कहीं नहीं है तो किस वैल्यू को उठाएंगे, तो इस वैल्यू को उठाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये पापा हैं, पापा को उठाएंगे। पापा को उठाना तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, चलिए आ जाइए। इस पेज पे चलते हैं, यहाँ बनाते हैं कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। मेरे साथ साथ मशीनरी अकाउंट बनाइए फटाफट से, जल्दी से मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और इन वैल्यूज को पूरा करते हैं। मशीनरी अकाउंट ऐसे, बैलेंस बीडी बैलेंस सीरीज सब आप लिखेंगे साथ साथ। और ये क्वेश्चन करने का बिल्कुल बढ़िया तरीका, आप ऐसा ना करें कि भाई क्वेश्चन को ऊपर से उठाएं। पहले क्वेश्चन को ना विदाउट एडजस्टमेंट बना लेते हैं। विल राइट मशीनरी अकाउंट, विल राइट मशीनरी अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट और डेबिट वहां। बैलेंस बीडी बताइए कितना है, बैलेंस बीडी, जो बैलेंस बीडी किसका होगा आपके पास, इसका 280 और 370, 2,80,000। और बैलेंस सीडी, सीडी कितना, 370, ऐसे डबल लाइन से क्लोज और डबल लाइन से क्लोज। अब आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, यहाँ चलिए, कि डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000। कितना डेप्रिसिएशन है, 20,000। तो आई राइट यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन ऑन किस पर है ये, फुल मशीनरी पर। याद करें, याद है आपको, प्रोविजन में आता है किसका, पार्ट का 20,000 का डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का है ये। अच्छा, ये लिख दिया आपने यहाँ पर, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन लिख दिया, ये करना आता है। इधर चलिए, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 50,000। लिखता हूँ मैं कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 50,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ उस पर, 30,000। अब तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है, सर वो तो कम है, ये ज्यादा है। उससे कोई मतलब नहीं हमें, पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन वो है। पता चला बिकने के बाद मशीन इतनी बची हो, छोटी बची हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इज दैट फाइन। ये बच्चों ज्यादा, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, जिनको पता नहीं होता वो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो करते हैं। जो ज्यादा एनालिटिकल बुद्धि वाले होते हैं वो ये सोचते हैं, ये ज्यादा वो कम, ऐसे कैसे हो गया। अरे हमारे पास पूरी बैलेंस शीट थोड़ी गिवन थी, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी गिवन थी, हमारे पास थोड़ा सा था। ये ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। ये कहाँ यूज होता है, प्रोविजन में। यहाँ पे जो मशीन का डिप्रिसिएशन पूरा वही यूज होगा। तो बुक वैल्यू निकल आई, क्या निकल आई,
बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? कितने के लिए बुक वैल्यू? 20,000। कितने में बेचा उससे? कितने में बेचा? 10,000 में बेच दिया। माइनस सेल। सेल कितने की है? 10,000 की। क्या निकल आया? लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना निकल आया? 10,000। इसे डालना है। कैसे डालेंगे? बैंक सेल। व्हाट इज द सेल? 20,000 की सेल है। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? और सेल 10,000 की है। चलो 10,000 की कर देते हैं। सेल इज ऑफ 10,000। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या आ गया? लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितने का आया? 10,000 का। ये पार्ट पूरा हो चुका। क्रेडिट साइड में जितने आइटम आते थे सारे चले गए। इसका टोटल बताइए कितना? दो तीन चार 40। 4,10,000 यहाँ। 4,10,000 यहाँ। ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे? बैंक परचेज। परचेज कितने की? 130 की परचेज आ गई। ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग को यूज नहीं करना। ठीक। ये डेप्रिसिएशन यूज होगा ऑपरेटिंग में प्लस। सेल कहाँ होगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। लॉस कहाँ होगा? ऑपरेटिंग में प्लस, है ना? देख रहे हैं? और ये कहाँ होगा? इन्वेस्टिंग में माइनस। हो गया सारा। डाल दें इसे। ये अकाउंट बना लिया। बना लीजिए इस अकाउंट को। मशीनरी अकाउंट आपका बन गया। मशीनरी अकाउंट सिखाया था, अच्छे से सिखाया था। उससे बाकी के केस कहा था खुद करना, क्योंकि किसी ने नहीं करे। है ना? तुमने करे थे, फंस गए थे। दैट हाँ, तुम्हारा तो बता दिया था मैंने। अच्छा कोई बात नहीं। दिस इज फाइन। आगे बढ़ाऊं इसको? चलो। अब बताइए कहाँ कहाँ जाना चाहिए इसको? इधर तो कहीं नहीं जाएगा ये। इधर भी कहीं नहीं जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? प्लस सेल ऑफ मशीनरी। व्हाट इज सेल ऑफ मशीनरी? 10,000 माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितने की आएगी? 1,30,000 की ब्रैकेट में ऐसे। इन्वेस्टिंग अंदर चला गया। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग अंदर दो ही आइटम गए। यहाँ चले आते हैं इस तरफ। इस तरफ इस जगह पे प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का था? हाँ, 20,000 का। 20,000 ऐसे। डेप्रिसिएशन मशीनरी का 20,000 प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का था? 10,000 ऐसे। चार जगह जाना था। मशीनरी अकाउंट चार जगह गया। मशीनरी का झंझट क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले? एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। आई होप दिस इज फाइन विद यू। एडजस्टमेंट्स का पार्ट हमने निपटाया। बोलिए। ठीक है भाई। चलो और चलते हैं आगे। इंटरिम डिविडेंड कितना है? 20,000। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? 20,000। क्या करेंगे इंटरिम डिविडेंड का? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। कहाँ कहाँ जाएंगे? आओ ऊपर देखते हैं कौन सी जगह। ये रही ऊपर जगह। ये जगह ऊपर है। प्लस इंटरिम डिविडेंड। कितने का इंटरिम डिविडेंड बोले? 10,000 का। ऊपर प्लस। नीचे कितने का? 20,000 का। 20,000 का यहाँ जोड़ दिया। और कहाँ चले? फाइनेंसिंग के अंदर यहाँ। यहाँ माइनस इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितने का? व्हाट वैल्यू? 20,000 ब्रैकेट में। इंटरिम डिविडेंड का भी हिसाब खत्म हो गया। तो हमने यहाँ निशान लगा दिया। दिस इज डन। इनकम टैक्स पेड है। देखो भाई कुछ, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स है। दो से तीन तो क्या बनेंगे? अकाउंट बनेगा। बना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इस जगह पे यहाँ क्या बनाते हैं हम लोग? अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन को चुना। इसमें सब कुछ है। एवरीथिंग इज हियर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। और आप देखना, जब हम एक बार सारे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। सो इजी। क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज 40
कूलर्स डेबिट, है ना। और यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लिया। बैलेंस भी डेबिट साइड में ना, क्रेडिट साइड में। सब भूल गई, ऐसे ऐसे ऐसे। शाबाश। कहाँ थी, राजस्थान में शादी थी, सोनीपत में। हाँ गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है भाई, 40,000। 40,000। बैलेंस सीरी, व्हाट इज द बैलेंस सीरी? 50,000। 50,000। अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैक्स पेड गिवन है, प्रोविजन मेड है? क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। इट सेज टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तो यहाँ लिखेंगे बैंक, टैक्स पेड कितना, 30 लाख। 30, अबे क्या करते हो तुम लोग बताओ। होगा बनती है बिल्कुल 35,000। 85,000 यहाँ ऐसे, और 85,000 यहाँ ऐसे। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, सुनो, मेड ड्यूरिंग द कौन सा ईयर, करंट ईयर। कितने का, 45,000। और ये हमारे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर है हमारे लिए, बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग और क्लोजिंग यूजलेस, ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग में, ये माइनस। और ये कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग में, प्लस। ऊपर प्लस नीचे माइनस, याद है। करें ऊपर नीचे, चलें ऊपर नीचे पे। क्या टैक्स अकाउंट बना लिया सबने, विवान कपूर, विवान जैन, ये देखिए यहाँ प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, हाउ मच, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया था, 45,000, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ऑपरेटिंग में जाके जहाँ टैक्स की, ये टैक्स, व्हाट इज टैक्स हियर, व्हाट इज टैक्स की फिगर, 35,000। 35,000 टैक्स की फिगर ऐसे अपनी जगह फिट हो गया, कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है। थिंग्स आर सो इजी। देखो सारी एडजस्टमेंट निकल गई। अब हम सुखी जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विदाउट एडजस्टमेंट्स। चलो ऊपर से शुरू करते हैं हम, लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आओ जी देखें, शेयर कैपिटल पे क्या लिखा है उसने, शेयर कैपिटल पे नंबर वन, शेयर कैपिटल पे टिक लगा दें पहले, नंबर वन पे चलते हैं, क्या है नंबर वन पे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ, 4 से 5। प्रेफरेंस क्या हुआ, मतलब इक्विटी क्या इशू हो रहे हैं, प्रेफरेंस क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, ये बात ठीक है। और एक और चीज देखना है कि अगर शेयर कभी इशू हो रहे हैं तो देखना प्रीमियम तो नहीं दे रखा कहीं क्वेश्चन में, प्रीमियम भी है, दिख रहा प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है मेरा ये इस पर है, प्रेफरेंस पे तो हो नहीं सकता क्योंकि रिडम्पशन है। इक्विटी मेरे इशू हो रहे हैं, और डिवेंचर देख लो कहाँ है, डिवेंचर है कोई यहाँ पर क्वेश्चन में, डिवेंचर है नहीं, तो प्रीमियम किस पे है भाई, एब्सोल्युटली किस पे है ये, शेयर पे। तो अगर प्रीमियम शेयर पे या डिवेंचर पे तो उसकी वैल्यू में जुड़ जाता है। कैसे करूंगा मैं इसको, इक्विटी शेयर कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्लैरिटी होती है कि प्रीमियम नहीं है, तो नहीं तो फिर आप प्रीमियम इक्विटी में मानिए, डिवेंचर में मानिए, वो आपकी मर्जी है। वैसे इक्विटी में मान के चलें ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ देखिए प्लस, क्या बोलूंगा, इशू ऑफ क्या, इक्विटी शेयर्स कितने का, 1 लाख, है ना। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितने का, 1 लाख। और प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम कितना है, 10,000 का। दिख रहा है ना प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का। बाद में भी कर सकते थे, कोई इतना इशू नहीं है। अलर्ट 10,000, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 1,10,000। आपका मन नहीं करता ऐसा करने का, तो आप यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते थे अलग से, 1,10,000 तो भी चल जाता काम। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि लिख दिया हमने, दिस इज ओके विद यू, बोल तो दिया उसने। अगर वो इशू होते हैं, प्रोपोर्शनेट नहीं करना कुछ भी। भाई क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोपोर्शनेट करने के लिए, हमें खुजली हो रही है कि हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, अपना काम बढ़ाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अपनी परेशानियां नहीं बढ़ानी है। अब एक नोट लिख दीजिए कि एक्सक्लूसिवली किस पर है, फेयर पे, एक्सक्लूसिवली किस पर है। क्यों मैं प्रोपोर्शनेट करूं, मतलब क्यों दिखाने की कोशिश करूं कि मैं मैथमेटिशियन हूँ। हाँ गलत है तो उन्हें लिख के देना चाहिए ना, कि मेरी गलती है कि अब क्वेश्चन पेपर में मैं
या क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर ये जस्टिफाई करेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन गलत दे रहा है सही दे रहा है? ये एग्जामिनर की गलती है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इट इज नॉट योर फॉल्ट। आप तो वैसे भी छोटे बच्चे उनके सामने, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना। डोंट शो योर मैथमेटिकल स्किल, लेट अस डू इट इन प्रोपोर्शनेटली, कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करते। यहाँ तो क्लैरिटी है, वहां नोट दे दीजिए, इट इज अज्यूम की इक्विटी शेयर इशूड इन प्रीमियम, इट इज अज्यूम की डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। क्या फर्क पड़ना? असली असली में तो दे रखा होता है। असली में तो दे रखा होता है। अरे जो होगा वही तो देंगे। प्रीमियम अगर डिबेंचर का होगा तो डिबेंचर का, शेयर का तो शेयर का, असली में तो दे रखा होता है। चलो प्लीज आगे बढ़े। देखिए, नाउ वी हैव डन दिस। इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ चलिए, प्रीफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन कर देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस रिडम्पशन ऑफ, कितना परसेंट प्रीफरेंस शेयर है ये? 10% प्रीफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ 10% प्रीफरेंस शेयर्स। कितने का? 50,000 का। 50 का, 1 लाख का? हाँ, 50,000 का रिडम्पशन। ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं, अब हमने क्या क्या खत्म कर लिया? इक्विटी प्रेफरेंस खत्म कर लिया, रिजर्व सरप्लस का एक पार्ट किया। ऊपर वाले में चलते हैं जरा, यहाँ पर इधर इस जगह पे। हाँ, अब हम चलेंगे किस पर यहाँ पर? इतना बड़ा क्यों हो रहा है भाई? चलिए, रिजर्व सरप्लस हो, रिजर्व सरप्लस पे आ जाते हैं हम। रिजर्व सरप्लस पे टिक लगाएंगे, देखें क्या क्या चीज हमें टच करनी है इसकी। भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हो गया टच। जनरल रिजर्व की वैल्यू क्या हो गई है? ऐड हो गई है। कितनी? 30,000 ऐड हो गई है। और कहाँ जाना है? ऊपर 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 ऊपर, मतलब इस जगह पे। प्लस जनरल रिजर्व, व्हाट इज द वैल्यू? 40,000। 30,000 जनरल रिजर्व को जोड़ दिया ऐसे। जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया। उसके बाद है सरप्लस, कितना है? 48 से 30। सरप्लस कितना हो गया? 48,000 माइनस 30,000, कितना वैल्यू आ गई? 18,000 की। ये भी ठीक हो गया। चलो, तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस का सब कुछ कर दिया, काम खत्म। रिजर्व सरप्लस इज डन। तो मन में लालच है कि नीचे नीचे नहीं, ऊपर चल रहे हैं, दोबारा से ऊपर का हिसाब किताब निपटाएंगे। ऊपर हिसाब किताब चलते हैं। ट्रेड पेबल पे क्या लिखा हुआ है? कितना ट्रेड पेबल? बताओ कितना? कितना बढ़ा? 34,000 ट्रेड पेबल बढ़ गया। ट्रेड पेबल का बढ़ना कहाँ जाता है? देखो यहाँ जगह बन रखी है हमने। ये हमारी जगह है। ट्रेड पेबल का बढ़ना प्लस, नेगेटिव नहीं है भाई, प्लस है। ट्रेड पेबल्स बढ़ गए। कितने से बढ़ गए? 34,000 के। या इनर कॉलम में डाल दिया ऐसे। ट्रेड पेबल खत्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो कर ही चुके हम, टैक्स था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स ही लेके चलना है। अदरवाइज वो बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई, क्योंकि आपकी एडजस्टमेंट ही तीन है। डिविडेंड टैक्स और किसकी? डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन तो मशीनरी के अंदर दिखता है। बेड डेट वाला प्रोविजन डेटर के साथ दिखता है। तो जो बचा कौन सा है वो? है ना? तो एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आया था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे दिया था। तो वहां अजम्पशन लगा लीजिए कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे पास क्या है? एज पर द डोमेन ऑफ अवर सिलेबस, ये क्या चीज है? टैक्स का है। वो हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट पप्पा को हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल की वैल्यू क्या हो गई? कम। कितना कम हो गई? 25। क्या करेंगे? अमोर्टाइज्ड। यहाँ माइनस प्लस गुडविल क्या हो जाएगी? अमोर्टाइज्ड। कितने रुपए से? 25,000 से गुडविल अमोर्टाइज्ड हो गई। ये भी, और देख रहे हैं बैलेंस शीट का आइटम एक ही जगह जा रहा है, एक्सेप्ट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। चलो, करंट असेट्स तो हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। याद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ एक नंबर तो आ ही गया था। फिर आई इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री कितनी? 1 से 122 बढ़ गई। इन्वेंट्री का बढ़ना क्या हो जाएगा? माइनस। कहाँ लिखेंगे भाई? इधर। इन्वेंट्री का बढ़ना माइनस होना है, ये इधर है ना। इन्वेंटरीज कितने की? 82,000 की। पुट दैट इन ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट में डालना मत भूलना, वरना गलती होती है। इसके बाद आई ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? नील। कुछ नहीं करना इनका, खत्म। आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, आराम से अच्छे से हैंडल किया, सब कुछ हो चुका है आपका। अब हम एक एक करके क्या करते हैं आइटम को। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? ऊपर। ऊपर कहाँ? ऊपर यहाँ। और तो कुछ बचा नहीं ना। टोटल करिए इसका कितना आता है, व्हाट इज दिस? हाँ, 1,63,000। ये आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या निकल कर आया ये? नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो वो भी आपको एडजस्ट करना आता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। ठीक है। 163 कहाँ लेके जाएंगे 163 को? इधर, इस जगह पे 163 यहाँ जाएगा इस जगह पे। ऐसे इसका टोटल करिए कितना आता है? 20, 30, 50, 55,000। व्हाट इज दिस टोटल हियर? नील। दिस टोटल इज नील। लाइन डाल दीजिए इस तरफ ऐसे। व्हाट इज दिस फाइनल टोटल? 218। ठीक है जी। ट्रेड पेबल्स कितने के? 34,000 के, है ना? 218, 34 करूंगा कितना? 8, 4, 12, 3, 5, 252। 3, 4, 252। अगले पेज पे चलते हैं, कितना है? 82। 82 यहाँ से माइनस किया, ऐसे ब्रैकेट में लिखा। अब फिर से लाइन डाली इस तरफ। बताइए क्या क्या वैल्यू थी हमारे पास? 252 माइनस 82, 252 कितना? कितना वैल्यू बनेगी? वन। पॉजिटिव या नेगेटिव? 172 क्या हो जाएगा? 172 ऐसे। ठीक है जी। और ये लाइन डाल दी ऐसे, ये लाइन डाल दी ऐसे। क्या बना ये? क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 72 कौन बोला फिर? 170, 1,70,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये गलती कर दी हमने, यहाँ अंडरलाइन ही नहीं डालनी थी अभी। अभी तो टैक्स का ट्रीटमेंट करना। अरे यार क्या हो गया ये? हाँ जी। चलो, अब हमने ये क्या कर दिया, और उसके बाद यहाँ माइनस कर, इधर लाइन डाली। लाइन डाली इधर तो क्या निकल कर आएगा? माइनस करो नीचे तो। व्हाट वैल्यू यू गॉट? 1,35,000। ठीक है, इसको लाइन डाला ऐसे। ठीक है जी, और दूसरी लाइन भी डाली ऐसे। और इसको कहाँ लिख दिया? बाहर वाले कॉलम पे 135। 135 क्या लिखा यहाँ पर हमने? इस जगह पे क्या लिखा? नेट कैश, है ना? नेट कैश क्या? फ्लो फ्रॉम किससे? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 135 हो गया। आंसर को देखें आपका जरा। तो योर आंसर इज 135। पहला पार्ट आपने ठीक से कर लिया। ठीक। इसको लेके चलते हैं, यहाँ कितना वैल्यू आती है? सी दिस वैल्यू। इसका टोटल करिए कितना आता है ये? 1,20,000। पॉजिटिव है नेगेटिव? ये क्या लिखेंगे? 120 ब्रैकेट में आउटसाइड में डाल के ऐसे। ये क्या बोलेंगे इसको? नेट, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे। 120। ठीक है जी। चलो, ये टोटल करो जरा कितना आता है। हाँ जी बोलो, ये उसको लाइन कर देंगे। व्हाट इज दिस टोटल? टोटल कितना है? 1,10,000 ब्रैकेट में, 10,000 ब्रैकेट में। क्या बोलेंगे इसको? नेट, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 10,000 ऐसे करके चला गया। अब क्या करना है बताइए? टोटल कर लेते हैं भाई जरा देखो। वो 135 और 20 कितना बचा? 15,000। 15 में से 10 किया तो 5,000। एक नंबर तो आपने पहले ही ले लिया था। सो योर आंसर इज हियर। देखो हो गया आपका आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितनी सारी एडजस्टमेंट थी। व्यक्ति जो होता है और स्टूडेंट एंटेंगल, मतलब स्टैंडर्ड एवरीवेयर इन दिस क्वेश्चन जब इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। फॉर्मेट बना दीजिए। अच्छा देखो, अब कोई नुकसान, मान लो कुछ बच्चे बोलते हैं सर कुछ स्पेस खाली चला जाता है, जैसे ये खाली चला गया तो क्या नील लिख दो ना वहां पर? हाउ डज इट मैटर? पेपर खूब शीट मिलते हैं, 38, 42 पेज की शीट मिलती है आपको, एक पूरा बहुत 30, 40 पेज की शीट मिलती है बोर्ड के पेपर में। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आत्मग्लानि पालने की जरूरत नहीं है। सो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन था। ये तो पिछला वाला था। हमने सारी एक्टिविटी लिखी, देखो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है। ये मैं इसलिए इस तरफ लिखवाता हूँ
वरना ये हौच पौच हो जाए। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना है तो ये और ये वाला कॉलम यूज करना है। लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या करें, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे कर लें, और आप देखेंगे पेपर चेक करते समय कितनी आसानी होती है टीचर्स को पता है। 135 फाइनल टोटल है, टिक लगाते हैं, पीछे देखते ही नहीं है, हो गया। उधर देखें कितना, टिक लगाए, हो गया। ये चेकिंग के पॉइंट कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग ठीक तो इतना नंबर, इन्वेस्टिंग ठीक तो इतना नंबर, ठीक है, फाइनेंसिंग ठीक तो इतना, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ठीक तो इतना। मान लो अगर मैं देखता हूँ जब टीचर नंबर डाल रहे होते तो जैसे मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसे मान लो इस वैल्यू पे मिला उनको, सपोज ये कितना बड़ा था, यहाँ इस जगह पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे कितना था, सब पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल जो है यहाँ, ठीक है, यहाँ उसको 2 नंबर ऐसे अलॉट कर दिया ऐसे। ये टीचर इस तरह से करते हैं। ये उन्होंने क्या किया, इस पे लिख देते हैं 2 नंबर ऐसे, ठीक है, 2 नंबर। इन्वेस्टिंग जो देख लिया उसको, उस पर मान लो एक छोटा काम था, इन्वेस्टिंग में 1 नंबर, ठीक है, मार्किंग सी में लिखा रहता है 2 और 1 3। और इस पे फाइनेंसिंग पे 2 नंबर, 5 नंबर, और इस पे लिखते हैं 1 नंबर, ठीक है। बाइफरकेशन कर दिया, आखिर में लिख देते हैं कि यहाँ 6 नंबर। हो गया पूरा सीधा मार्किंग है। 2 नंबर वो यहाँ देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, पूरा फाइनल टोटल देखेगा 2 नंबर, जब नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन देखेगा। 1 नंबर उसका दे देगा, और 1 नंबर किसका देगा वो, और 1 नंबर तो कोई छीन ही नहीं सकता आपसे। 6 नंबर, ऐसे 6 नंबर चलते हैं आपके। दिस इज हाउ इट विल गो। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था देखो, सारी की सारी एक्टिविटी थी। प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड्स डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, हम पहले भी जान चुके हैं। और करंट इन्वेस्टमेंट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, ये भी हम जान चुके हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास एक एडजस्टमेंट होती कि 50% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब 7,500 ये और 5,000 ये तो ओपनिंग में लग जाता, और बाकी कहाँ चला जाता, इन्वेस्टिंग में। बाकी इन्वेस्टिंग में जाता। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है वो इन्वेस्टिंग है। दिस इज हाउ इट इज डन। तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपके पास। अब आप चाहे कुछ भी उठा लें, कोई भी क्वेश्चन, मेरे मेरे ख्याल से देर इज नो सच एडजस्टमेंट जो आपकी रीच से बाहर है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर 50वें क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो 50 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। सारी वैल्यू टेक्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है आपके पास यहाँ पर। और यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, है ना। ओपनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, 25% लगेगा। और ड्यूरिंग द ओल्ड एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, जिस पर रिटर्न डाउन वैल्यू 40। रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन नहीं है भाई, ध्यान रखना है ये क्या लिखा है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब 1 लाख में से 40 माइनस करूंगा, 60,000 मेरा क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू निकल आएगी। बुक वैल्यू है ये है बुक वैल्यू। भाई समझ रहे हो, बुक वैल्यू नहीं निकालनी, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन वैल्यू बुक वैल्यू। 1 लाख की कॉस्ट थी, रिटर्न ऑन वैल्यू 60 है, तो 60,000 का डिप्रेशन था इस पर। इसे कुछ नहीं करना, रिटर्न डाउन 40 को कंपेयर करा 70 से, तो कितना 30,000 रुपीज का क्या आया, गेन आया। गेन गेन की तरह चलना है इसको। प्रपोज डिविडेंड आपको मालूम है, करंट ईयर डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। तो देखो जरा कैसे, आओ देखो ये परेशानी आई आपके पास यहाँ पर। अब डिबेंचर कितने के हैं, कुछ नहीं था, 4 लाख। 4 लाख कब इशू हुए, क्या कर रहे हो तुम, ये खेल खेल कर रहे हो यार, बोतल बोतल खेल रहे हैं। अभी तो रात भी नहीं हुई। 4 लाख पर कितना, 10%, 40,000। पर क्योंकि ये इशू अक्टूबर में हुए थे तो 20,000 का इंटरेस्ट आएगा। ऊपर नीचे और नीचे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऐसे करना है इसको। और इन्वेंट्री कैश इक्विवेलेंट कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल आपकी 16 से 20 हो गई है। जनरल रिजर्व बढ़ गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी दिख रहा है आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर है, और टैक्स यहाँ दे रखा है, टैक्स कहीं दे रखा है, ये रहा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स निकल आएगा, खत्म। छोटू क्वेश्चन था। 51 देखिए, इन्वेस्टमेंट बेच दिए ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू है, ठीक है जी। और लिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट कहाँ से एडजस्ट होगा फिर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में। वहाँ कैपिटल रिजर्व में डाला था, याद है। हाँ। और चलिए इंटरम डिविडेंड में कोई परेशानी नहीं, देखो बना ही रखा है उसने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है रहा। ये वाला आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन, मशीनरी डेप्रिसिएशन चार्ज। अब की और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या क्वेश्चन में, नहीं अभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट was सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, डेप्रिसिएशन चार्ज नॉर्मल क्वेश्चन है। इधर चलें जरा, इस वाले को, ड्यूरिंग देयर मशीनरी कॉस्टिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है अभी भी कहीं,
नहीं दिख रहा है, चिल मारो भाई तुम लोग, कुछ नहीं दिख रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब जानते हैं आप उसको, ऐसी कोई परिभाषा नहीं। डेप्रिसिएशन पूरी मशीन पर दिखा रखा है आपको। एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन अक्टूबर, बैंक लोन वर रिपेड ऑन द सेम डेट। एडिशनल डिबेंचर तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बदल जाएगी आपकी। और प्रीफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एट 5% प्रीमियम। ये ट्रीटमेंट मेरा आपको थोड़ा सा बताने के लिए रह गया। और इसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये ट्रीटमेंट जो होता है ना, वहां चला गया नोट्स, ये रहा। ट्रीटमेंट का क्या चक्कर करना था उसको देखिए। ये मैंने ट्रीटमेंट आपके साथ छोड़ा था, मैंने कहा सबसे लास्ट में करेंगे। आइए देखिए। यहाँ तो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर, ये बड़ा बड़ा सा ये रहा। कैन यू सी दिस? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको विजिबल है ये? ठीक है जी, चलें देखिए इसको। कहते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। याद करो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर। इशू के टाइम में डिसाइड करते थे ना, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई 10% 20% प्रीमियम पे हमें क्या करना है इसको। याद होगा आप लोगों को, जब हम ऐसा लिखते थे, ऐसा लिखते थे ऐसे, ऐसा लिखते थे ना कि 100 रुपए का डिबेंचर, इशू प्राइस कितना होता था? 100 रुपया। रिडम्पशन वैल्यू कितनी होती थी? या इशू प्राइस 110 रुपया या 90 रुपीज। रिडम्पशन वैल्यू कितनी होती थी? 120। तो ये 10 रुपए का क्या हो जाता था? डिस्काउंट। और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना हो जाता था? प्रीमियम और रिडम्पशन कितने का? 20 रुपए का। ये दोनों ही क्या हमारे होते थे? इन्हें राइट, इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली की भी बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपया और 10 रुपया कुल मिला के 30 रुपया आपको क्या करना? राइट ऑफ करते थे। किससे करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बच जाता था स्टेटमेंट प्रॉफिट। किस साल करते थे? उसी साल करते थे ना जिस साल हुआ। और ऐसा होने के बाद उस साल के कैश फ्लो में एडजस्टमेंट हो गया होगा उसका। लेकिन अब प्रीमियम और रिडम्पशन आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा, दिखेगा। और अब क्या आ रहा है? अब जिस साल रिडम्पशन आ रहा है उस साल का कैश फ्लो बन रहा है। तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो तो क्या फाइनेंसिंग आउटफ्लो हुआ ना। बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा तो एक ही जगह जाना है। कहाँ जाना है? फाइनेंसिंग आउटफ्लो। कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ये देखिए। कैन यू सी दिस हियर? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ से राइट ऑफ हुआ? प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ। प्रीमियम क्या बोला आपको? आ, ये लिखा, ये रहा। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 लाख से घटकर 2 लाख है। 1 लाख का 1 लाख का रिडम्पशन हो रहा है, उसका 5% कितना होता है? 5,000। 5,000 वैल्यू आ गई। ये 5,000 का रिडम्पशन का प्रीमियम कहाँ से उठाया? प्रीमियम से उठाया। ठीक है। तो प्रीमियम की वैल्यू कम हो गई और एक ही जगह पे चला गया। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? फाइनेंसिंग आउटफ्लो, काम खत्म। देखो ये भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो इस जगह पे देखो, ये यू विल सी दिस। पहले इसको पूरा पढ़ लें। अगर जिस साल ये इशू हुआ उस साल क्या होगा? उस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ हुआ होगा, या उस साल के प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ होगा। इट विल बी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट उस साल से। हेंस इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन ओनली आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग आउटफ्लो दिखेगा। अच्छा, इफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर वाज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू। रिडम्पशन के टाइम में आपने अचानक डिसाइड कर लिया कि चलो भाई इन डिबेंचर पे प्रीमियम देते हैं, मार्केट में गुडविल बनेगी, ऐसा करा। तो आपके पास दो सोर्सेज होते हैं। या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करोगे, उस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लॉस को राइट ऑफ, भाई प्रीमियम क्रेडिट में होगा तो लॉस ऑन इशू डेबिट होगा ना, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या तो प्रीमियम यूज करोगे। तो क्या लिखा है? इट मीन्स इट्स नॉट अकाउंटिंग इन द ईयर ऑफ इशू, इट विल नॉट बी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो दिखेगा नहीं प्रीमियम आपको। प्रीमियम और रिडम्पशन आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा ना। तो क्या होगा इन सच ए कंडीशन? इट विल बी जस्ट गिवन एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देन इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन इट माइट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट और यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। If provided out of securities premium or capital reserve, then no treatment of it, as securities premium will be decreasing, but it will be an outflow of financing activity. तो जो प्रीमियम में रिडक्शन हो रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। देखो चाहे कोई भी कंडीशन हो, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो है ही है, प्रीमियम और रिडम्पशन। लेकिन अगर आपने करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया तो क्या होगा? ऐड करेंगे कहाँ? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। और माइनस कहाँ से करेंगे? फाइनेंसिंग से। तो अगर आप ये देखें नोट्स को जरा इस जगह पे, यहाँ देखें, ये लिखा हुआ हमने, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन सी नोट 6, पेज नंबर 6 पे नोट बोला था। और इधर देखिए, यहाँ यहाँ हमने क्या लिखा था इसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब गए थे तो क्या लिखा था यहाँ पर? ये रहा, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर। यहाँ ऐड किया। कब ऐड किया? यहाँ ऐड करने की एक ही सिचुएशन है, जब करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस हुआ।
अगर प्रीमियम से माइनस हुआ, यहाँ नहीं ऐड करना, सिर्फ फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। और अगर जिस साल रिडीम हुआ था उस साल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बैलेंस शीट के अंदर। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में प्रीमियम से राइट ऑफ करके दिखाया ना, प्रीमियम का डिक्रीज का कुछ नहीं करना, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो जाएगा। अगर ये प्रीमियम से ना होता तो होता कहाँ पर ये, इधर नॉन करंट की तरफ दिखता होता कहीं पर, ये इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे, कहाँ है लाइबिलिटी की तरह, ये रही यहाँ करंट लाइबिलिटी में, ये आपके पास दिखता, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर दिख रहा होता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, ऐसा दिख रहा होता। तो भी कुछ नहीं करना था, फाइनेंसिंग आउटफ्लो मानना था। तीनों कंडीशन में ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो होगा। अगर यहाँ प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो। अगर यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस हो रहा है तो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, सीधा फाइनेंसिंग आउटफ्लो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रीमियम और रिडम्पशन आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, ऊपर ऐड और नीचे माइनस, तब दो जगह ट्रीटमेंट होगा। तो प्रीमियम और रिडम्पशन का ट्रीटमेंट, देख रहे हैं आपका क्वेश्चन जो था यहाँ वाला, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप प्रीमियम यहाँ से रिडीम कर रहे हैं ना, प्रीमियम ये वाला, इसका सिर्फ एक ही जगह इफेक्ट जाएगा का, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इसका। प्रीमियम के डिक्रीज होने का भी कोई इफेक्ट नहीं जाएगा कहीं। हाँ, एक बात और है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का है, तो आप देख लीजिए शेयर बढ़ रहे हैं या डिवेंचर बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहा है। 450 से 550, 1 लाख का क्या क्या हो गया इशू। इशू में प्रीमियम कितना आया, 10,000 का, उसमें से 5,000 खत्म हो गया। और यहाँ देख लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कुछ लिखा है, एडिशनल डिवेंचर तो इशू हुए अक्टूबर को, प्रीमियम के बारे में कुछ लिखा नहीं है उसने। देखो तुम बोल रहे थे ना उस समय पे, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हो रहा है, यहाँ देखिए प्रेफरेंस शेयर का तो रिडम्पशन हो रहा है, और डिवेंचर का क्या हो रहा है, देखिए जरा, डिवेंचर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इशू हो रहे हैं। लेकिन डिवेंचर में कहीं लिखा है कि प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, नहीं। तो हम इशू किसके मानेंगे, सिक्योरिटीज पे मानेंगे, शेयर्स पे मानेंगे। और तुम्हारा मन में अगर आत्मा फड़कती है, तड़पती है कि नहीं नहीं, मैं दुनिया को बताऊं कि मुझे कितना ज्ञान आता है, तो लिख देना, इट हैज बीन अज्यूम, सिंस देयर इज नो क्लैरिटी, इट हैज बीन अज्यूम शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, या डिबेंचर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। हाँ, देखो, एग्जाम में आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा, आपका जवाब कैसे देते हो वो इंपॉर्टेंट है। बहुत परम ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो 50-60 नंबर ले आते हैं अकाउंटेंसी के पेपर में, पूरा साल लगता है टॉपर टॉपर बनेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर अपने वो ईगो को फेलिसिटेट करते हैं। ये क्वेश्चन, टुच्चा क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ मुझसे, उस पे फंस जाते हैं, वन मार्कर में फंस जाते हैं, उनका ईगो अड़ाया जाता है, ये कैसे नहीं हुआ मुझसे। बस, वन मार्कर में तुमने 10 मिनट लगा दिए, 4 वन मार्कर में 40 मिनट लगा लिए, फिर तो गया पेपर। फिर तो मन करेगा पेपर फाड़ के वापस आऊं। ये होती है गलती, कभी भी एक क्वेश्चन पर होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, जब कभी आपको लगे कि मैं, मतलब एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर तक हम लोग फंस रहे हैं, है ना, जब आपको लगे कि ज्यादा देर तक फंस रहे हैं, तो देख लो भैया, सुनो, तो आपको क्या करना है, ये इस स्त्री को याद कर लेना। लड़कियां तो इसे याद कर लेना, इसको, इसे याद कर लेना। अरे कहाँ चली गई वो, नहीं, सर ये, इसे याद कर लेना। भाई ये बहुत खतरनाक स्त्री थी, इन फिल्मों की विलेन, इसे याद कर लेना। ये सास के रूप में प्राप्त होगी तुम्हें फिर। ठीक है जी, अच्छा, ये वाली, इसकी शक्ल याद करो, फोटो ले जाना इसकी अपने साथ। ठीक है? इसकी फोटो अपने साथ ले जाना। ठीक है, हाँ, कोई मजाक नहीं कर रहा, इसकी फोटो अपने साथ ले जाना। ये बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। इसकी, इसको देखो तुम जरा, इसकी कुटिल मुस्कान देखो जरा, देखो, देख रहे? मतलब इसकी फिल्में देखना पुराने जमाने में, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे इसको तो देख पहले, डाउट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद, अगर मान लो ये तो लड़कियों के लिए हो गया, मतलब रोल मॉडल आइकन। और अगर आप लड़के फंस जाते हैं तो फिर क्या करना है उनको, ये चली गई, ये बस, इसका ध्यान रखना उसे, कि उन्हें धर्म पत्नी के रूप में ये प्राप्त होगी, अगर पेपर खराब कर दिया और एक क्वेश्चन में अपना ईगो लगा दिया तो। ये रामायण की बड़ी मशहूर कैरेक्टर थी, इसी की वजह से राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, मालूम है आपको कहानी। ये लक्ष्मण पर, राम पर मोहित हो गई थी, तो राम तो पत्नीव्रता थे, उन्होंने कहा लक्ष्मण भाई तुम देख लो इन्हें। लक्ष्मण ने बोला मैं तो नहीं, आप जब तक आज्ञा नहीं देंगे। ये इसको पेंडुलम की तरह घुमाते रहे,
क्रोधित हो गई ये बंदी। ठीक है, राम पे झपट्टा मारा, लक्ष्मण ने इसकी नाक काट दी। और ये निकली रावण की बहन, नाक बचाती हुई रावण के पास गई। रावण गुस्सैल, किसने काटा, किसने करा, बहन की नाक कटेगी तो हर आदमी गुस्सा होगा ना। उसने राम जी की ऐसे ऐसे कर दी। तो कहानी देखो, रावण, पूरी रामायण इन्हीं पे लिखी गई है। तो भाई इसका प्रिंट लेके अपने बटुए में, पांडे भाई ऐसे कर लेना। और जैसे ही तुम्हें लगे कि हम एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, झलक देख लेना बस इनकी। ठीक है, चलो, मजाक अपनी जगह पे है, काम अपनी जगह पे है। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, बड़े क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने। 49, 50, 51 इनको करेंगे, एंड यू विल फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। एक क्लास और करेंगे, इसमें बचे कुछ कंसेप्ट समेटेंगे, एंड द चैप्टर इज ओवर। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए इस जगह पे। हाँ, रुक जाए बेटा एक मिनट, बोलो क्या है। क्वेश्चन 24, रुक जाइए, बाकी लोग भी देख लीजिए। एक बच्चा क्वेश्चन 24 बोल रहा है। क्वेश्चन 24, आओ देखें जरा क्या है उसमें, बता भाई। भाई ये पूछने वाली बात है, जब आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो पेटेंट बनाना पड़ेगा। कहाँ गया क्वेश्चन, लो, लेट इट बी हियर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोले, 24? ये बताओ क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, बता अभी। आजा भाई। अरे, अभी तो बना के दिखाया तुम्हें, अभी बना के दिखाया। पेटेंट कितने के थे, 50,000। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। बैंक में कितना है, 90,000। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, निकल आएगा जो निकालना है। हो गया, इसी से रिलेटेड है। हाँ बोलो, क्या है ये। हाँ, फिर तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता। अगर ये 60-60 तो हो ही नहीं सकता ना, पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं होगा ना ऐसे। पर भाई नहीं, 1990 करंट ईयर का प्रोविजन तो यही दिखेगा ना। हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, अगर टैक्स पेड, तब क्या होता, ओपनिंग क्लोजिंग और टैक्स पेड, तब प्रोविजन निकलता, तब ऐसे होता। रुक जाओ, और थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसको यहाँ वाइंड